बच्चों, आपको याद होगा। आई एम फाइन सूरज, होप यू आर ऑल्सो फाइन। ठीक है, किसी को याद है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट टॉपिक क्या था? डिफरेंस बिटवीन बॉर्न अप्रोक्सीमेशन एंड पार्शियल वेरिएंसेस। वेरी गुड। तो बच्चों हम लास्ट क्लास में वेरी गुड स्फेरिकली साइमेट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे कि स्फेरिकली साइमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपका पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक है सो इट विल डिपेंड ओनली ऑन आर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा, वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर आर। ठीक है, इस केस में स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा, ठीक है, सपोज दैट हियर इज द टारगेट, तो टारगेट जो पोटेंशियल क्रिएट करता है चारों तरफ, तो जो स्फीयर बनेगा, सो द स्फीयर विच विल बी फॉर्म्ड, उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। आर यू गेटिंग मी? तो इट इज लाइक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, अब होता क्या है, जब ऐसा होता है कि स्फीयर के सरफेस पर हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं स्फेरिकली साइमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ से मतलब इस पर यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देता हूँ। 1 second, let me use a different color like this, like this, okay। तो टारगेट तो सेंटर पर रखा हुआ है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, तो टारगेट इज एट द सेंटर। और अब ये जो है एक स्फेरिकल, इसका जो पोटेंशियल है वो एक स्फीयर की तरह है, स्फेरिकल बॉल की तरह है। ठीक है, दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो पार्टिकल सामने से आ रहे हैं वो अब स्कैटर कैसे होंगे, देखिए। तो ये जो पार्टिकल सामने से आ रहे हैं, ठीक है, जब ये यहाँ आते हैं, सपोज दैट ये यहाँ से रिपल्सन हुआ, ये यहाँ हो गया। ठीक है, another particle like this coming like this got scattered like this। ठीक है, अब या, ठीक है, ठीक, ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल यहाँ पर थे, ठीक है, जो पार्टिकल्स यहाँ पर थे जो इंसिडेंट हो रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पर आकर इस तरह से स्कैटर हो रहे हैं, दे आर जस्ट गेटिंग स्कैटर्ड लाइक दिस। तो बच्चों आप देखिए कि जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट जो स्कैटरिंग है ना, दैट इज साइमेट्रिक, है ना। सो यू कैन प्लीज नोट द पॉइंट दैट स्कैटरिंग इज साइमेट्रिक अबाउट जेड एक्सिस, राइट। Scattering is symmetric about z axis, z एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ पर जो एंगल एक्चुअली में मैटर कर रहा है वो ये वाला एंगल है, राइट, स्कैटरिंग एंगल थीटा। ठीक है, दरअसल यहाँ पर जब स्कैटरिंग z एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है ना, तो स्कैटरिंग फाई इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? फाई इंडिपेंडेंट हो जाती है। सो स्कैटरिंग बिकम फाई इंडिपेंडेंट। इसलिए हम फिर फाई कोऑर्डिनेट को इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं? इसे इग्नोर कर देते हैं। जब हमारा पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है, ठीक है, तो हमारी स्कैटरिंग z एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है, एंड इन दैट केस अवर स्कैटरिंग डज नॉट डिपेंड ऑन दिस फाई कोऑर्डिनेट, फाई एंगल, एंड वी जस्ट इग्नोर दिस कोऑर्डिनेट। गॉट इट? समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब पोटेंशियल कैसा होता है? स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है। दैट हैपेंस ओनली एंड ओनली व्हेन
पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस चीज को आगे के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग फॉर लेटर। ओके, शुड आई प्रोसीड नाउ फर्दर? मुझे जल्दी कमेंट कर दें बच्चों, फिर आगे चलते हैं। बी फास्ट। ओके, नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सर। हाउ फाई इज इंडियन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर इट डज नॉट डिपेंड ऑन फाई, ठीक है। मतलब फाई का यहाँ पर इस स्कैटरिंग पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये जो स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है, सो दिस स्कैटरिंग बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। तो हम हमारे इक्वेशंस में फाई कोऑर्डिनेट को इग्नोर करते हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं रखते ही नहीं है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। समृद्धि ये चीज थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, इसको, इसका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है, बट देखो जितना हो सकता था मैंने आपको बताया है। अगर आपका पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक है तो योर स्कैटरिंग बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, ठीक है, एंड योर स्कैटरिंग बिकम्स साइमेट्रिक अबाउट द z एक्सिस, ठीक है। Only in case of spherically symmetric potential, only in case of spherically symmetric, in not in every case of scattering, Samriti, not in every case of scattering. It's only and only when your potential is independent of theta and phi, है ना। It's you can ignore phi coordinate only and only when your potential is independent of theta and phi coordinates, ठीक है, fine, okay। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों मैंने कल आप लोगों को बताया स्कैटरिंग क्लासिकल मैकेनिक्स में तो पढ़ाई थी, आज मैं आपको जो स्कैटरिंग है ये क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, सो स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, कोई भी स्कैटरिंग हो, वो क्वांटम मैकेनिक्स में हो या वो क्लासिकल मैकेनिक्स में हो, उसका फाइनल एम होता है टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड करना। क्या होता है? टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड करना होता है, जो कि इतना होता है, ठीक है, जो कि इतना होता है। कोई भी स्कैटरिंग आप पढ़ो, उसका फाइनल एम होता है टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना, ठीक है। अब ये कैसे होता है? देखो, हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है, तो सीधी सी बात है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होता है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कहाँ दिखता है? हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो इंसिडेंट वेव फंक्शन होता है और स्कैटर्ड वेव फंक्शन होता है, ठीक है। इंसिडेंट वेव फंक्शन मैंने बताया था ई आई के नॉट आर होता है, के नॉट जेड, ठीक है, जेड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो, ठीक है, एंड ए एफ ऑफ थीटा फाइव, ठीक है, ई आई के डॉट आर अपॉन आर, ठीक है, ये याद भी रखना पड़ेगा आपको। तो हमारा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो इस पे डिपेंड करता है फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है, विदाउट एनी डेरिवेशन, आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अब हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिर्फ तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे निकालते हैं? तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने के दो मेथड्स हैं, एक तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन और दूसरा होता है पार्शियल वेव एनालिसिस। हम लोगों के पास अब जब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम लोग डेरिवेशंस नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशंस, वी विल जस्ट सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। डेरिवेशन अगर करेंगे तो लगभग स्कैटरिंग में एक हफ्ते का टाइम लगता है डेरिवेशन के साथ खत्म करने में, ठीक है, बट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, एग्जाम पास में है और रिवीजन भी करना है बाकी सब्जेक्ट्स का भी, और क्वांटम का भी पुराना रिवीजन आप लोगों को करना है। सो व्हाट आई वांट कि क्वांटम मैकेनिक्स कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाए, 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आप लोगों को रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। सो मैं डेरिवेशन पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम अगर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पता कर लें तो हम हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से या पार्शियल वेव एनालिसिस से। पार्शियल वेव एनालिसिस सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब हमारा पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक हो। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन तभी यूज हो सकता है जब हमारा पोटेंशियल स्कैटरिंग पोटेंशियल वीक हो, ठीक है, इट शुड बी वीक, और इंसिडेंट एनर्जीज हाई हो। इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए,
ठीक है सर, इंसिडेंट वेव वेक्टर में आपने डायरेक्शन क्यों बता देता हूँ। वेट बता देता हूँ प्रिया, डोंट वरी, ठीक है वेट। सो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन सिर्फ तभी यूज हो सकता है, ठीक है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन सिर्फ तभी यूज हो सकता है व्हेन योर स्कैटरिंग पोटेंशियल इज वीक एंड इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जीज क्या होती हैं, हाई होती हैं, ओनली इन दिस केस, ठीक है। अब बॉर्न अप्रोक्सीमेशन जो है ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, जबकि ये एक एग्जैक्ट मेथड है, ठीक है। हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक हो या पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक नहीं हो, दोनों केसेस में हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, सभी केसेस में यूज कर सकते हैं। हालांकि बस एक ही रिस्ट्रिक्शन होता है कि हमारा, ठीक है, पोटेंशियल वीक होना चाहिए और इंसिडेंट एनर्जीज हाई होना चाहिए। ये बेसिकली कंडीशन होती है फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए, फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा स्कैटरिंग पोटेंशियल वीक हो और इंसिडेंट एनर्जीज हाई हो। अगर हमारा स्कैटरिंग पोटेंशियल स्ट्रांग होता है, इंसिडेंट एनर्जीज हाई नहीं होती हैं, तो ऐसे में हमें हायर ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है, जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं या जीरोथ ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं, ठीक है। उनमें आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन ही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका यूज कब होता है। पार्शियल वेव एनालिसिस सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की तरफ। और प्रिया आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैंने यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगाया। एक्चुअली मैं जेड डायरेक्शन पर ऑलरेडी हूं, तो मैं वेक्टर क्यों लगाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा वेव वेक्टर के नॉट ये है, मेरा पार्टिकल ऑलरेडी जेड डायरेक्शन में जा रहा था, माय पार्टिकल वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन अलोंग द जेड डायरेक्शन, इसलिए इसका जो वेव फंक्शन था इसमें हमने जो है जेड कोऑर्डिनेट रख दिया। अगर हम आर कोऑर्डिनेट रखते तो एक अलग बात होती। चलो मैं यहाँ पर इसको डिराइव भी करके बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है ओके। अब हम मेरा जो के नॉट है वो एक्चुअली में सिर्फ जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो के नॉट डॉट आर इक्वल टू क्या होगा, के नॉट डॉट जेड, गॉट इट। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। हमारा जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो जेड डायरेक्शन में ही जा रहा था, ठीक है। तो इंसिडेंट पार्टिकल का जो वेव वेक्टर है वो ये है, के नॉट है। जो पार्टिकल स्कैटर हो गया वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो क्या होता है, के नॉट और के बीच का एंगल होता है, दैट इज अ स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। गॉट, इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है प्रिया, ठीक है। अब बच्चों देखो पॉइंट पर आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में दो तरीके, दो चीजें होती हैं, है ना। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में पहला पॉइंट ये होता है कि अगर हमारा पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक ना हो, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करे, लाइक दिस, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ थीटा कितना होता है, तो इस केस में हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इस समय इसकी वैल्यू होती है माइनस म्यू। म्यू इज द मास ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, या अगर टारगेट पार्टिकल और इंसिडेंट पार्टिकल का मास कंपेरेबल है, सो इन दैट केस इट इज अ रिड्यूस्ड मास। और अगर टारगेट पार्टिकल बहुत ज्यादा हैवी है, सो इट इज द मास ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, म्यू अपॉन 2 पाई h0 ई माइनस आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्यू डॉट आर। जैटली की बुक में इन सभी के प्रूफ दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। एंड हियर इज योर वॉल्यूम एलिमेंट, तो इसे हम लिखेंगे d3r, ठीक है। तो इसे कंफ्यूज मत होना, दैट्स सिंपली द वॉल्यूम एलिमेंट। एफ थीटा फाई कुछ होता है माइनस म्यू अपॉन 4 पाई h0, माइनस म्यू अपॉन, सॉरी, माइनस म्यू अपॉन 2 पाई h0 इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन इज इन ऑल स्पेस, ठीक है, ऑल द पॉसिबल स्पेस, ई आई क्यू डॉट आर, ठीक है, वी ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। ये इसके आर्ग्यूमेंट में है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग बोलेंगे कि के क्यू क्या है। क्यू एक्चुअली में ना ये है के नॉट माइनस के, दिस इज द क्यू,
ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि के नॉट ये है और के हमारा ये है, ठीक है, ठीक है, तो आपका ये हो जाता है इस तरह से, ठीक है, सो दिस इज योर क्यू, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसमें एच नॉट का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, if I just multiply h naught in this, so h naught k naught minus h naught k, तो इस क्वांटिटी को इन दैट केस कहते हैं मोमेंटम ट्रांसफर। क्या बोल रहे हैं? हाँ, राइट राइट, आई जस्ट फॉरगेट दैट, ठीक है, एच नॉट स्क्वायर, विद्युत को अच्छी तरह से याद है फॉर्मूला, है ना, सो वेरी गुड, एच नॉट स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है, इसे कहते हैं मोमेंटम ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि अगर हमारा पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक हो तो क्या होता है। अगर आपका पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक हो तो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा, फाई पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। इन दिस केस इट इज इक्वल टू होता है 2 म्यू अपॉन क्यू एच नॉट स्क्वायर, 2 - 2 म्यू अपॉन क्यू एच नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन में सिर्फ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, आर वी आर, ठीक है, इट इज द पोटेंशियल साइन क्यू आर, ठीक है, डी आर, ये इसके ब्रैकेट में, ठीक है, सो डॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग इन्हें लिख लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्यू वेक्टर नहीं है, क्यू का मैग्नीट्यूड है, तो क्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ठीक है, वो इतना होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 2 k साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि हम इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए बात कर रहे हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक स्कैटरिंग, इसलिए इंसिडेंट मोमेंटम और कंजर्व और फाइनल मोमेंटम कंजर्व होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई इंसिडेंट मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंजर्व होता है, एंड दिस लीड्स टू, ठीक है, के नॉट इक्वल्स टू के, है ना, इस कारण से दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ठीक है, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सो डोंट वरी अबाउट दिस के, देयर कैन बी के नॉट ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पर के नॉट भी आ सकता है। स्टूडेंट्स ये आप लोग फॉर्मुलेस लिख लो, फिर अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, सो प्लीज राइट दीज फॉर्मुलेस, देन वी विल जस्ट डू द क्वेश्चंस आफ्टर दिस। कल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स नहीं दिए थे, इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि कल बॉर्न अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया नहीं था, ठीक है, दैट वाज द मेन रीजन। लिख लिया आप लोगों ने? वंस यू हैव रिटन लेट मी नो। बच्चों जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बहुत फायदा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, पूरा खेल प्रैक्टिस का है, नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। अगर आपने लेजीनेस की सॉल्व करने पर, पढ़ने में, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो चलो अपन आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज, ट्राई टू डू, ये है आपकी क्वेश्चन है जून नेट जेआरएफ 2022 का, ठीक है, 2020 का।
ओके विद्युत, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करते रहे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3-4 लाइन का बस। लगता है टाइम लग रहा है बच्चों को, है ना? ये क्वेश्चन टाइम वाला है ही नहीं। बच्चों लेप्लेस ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में और हाइड्रोजन एटम में, ठीक है? तो दोनों बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं आपको। समृद्धि नहीं हो रहा, चलो मैं बताता हूँ, समझ गया, ठीक है। ओके, तो विद्युत कुछ हिंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं समृद्धि को। चलो अब मैं जब बताऊंगा आप बोलोगे यार सर हमारा दिमाग कहाँ रहता है, पता ही नहीं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि आपको एक पोटेंशियल दिया है। ये पोटेंशियल कैसा है? स्फेरिकली साइमेट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव वेक्टर है, ये स्कैटर्ड वेव वेक्टर है। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ। तो क्योंकि पोटेंशियल हमारा स्फेरिकली साइमेट्रिक है, बिकॉज द पोटेंशियल इज स्फेरिकली साइमेट्रिक, दैट्स व्हाई। ठीक है, हमें थोड़े से अक्षरों को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बड़े बड़ी चीजें लिखनी है, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ थीटा, ठीक है। वी विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। -2 म्यू अपॉन क्यू एच नॉट स्क्वेयर, 0 से ∞, आर वी ऑफ आर साइन क्यू आर डी आर, ठीक है। ये फॉर्मूला था, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब पोटेंशियल हमारा स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है तो हमें किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमारे पोटेंशियल की जो वैल्यू है इसे प्लग कर देंगे। अगर हम हमारे पोटेंशियल की वैल्यू को रख देंगे तो सी बाहर आ जाएगा, 2 म्यू यू एच नॉट स्क्वायर, सो सी विल कम आउटसाइड, ठीक है, 0 से ∞। नीचे एक आर स्क्वायर और एक आर यहाँ पर है, तो ये सिर्फ बचेगा साइन क्यू आर अपॉन आर, गॉट इट। सिर्फ इतना ही बचेगा। अब मुझे बोला है कि अब हमें तो सिर्फ डिपेंडेंस निकालना है और सभी के पावर्स डिफरेंट है, आप देख सकते हो सभी के पावर्स डिफरेंट है और हमें सिर्फ डिपेंडेंस निकालना है, ये एफ कैसे डिपेंड करेगा। तो इतने वाले फैक्टर से तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर मेरा क्यू है। अब बाकी मुझे ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्यू क्या है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू राइट नाउ हियर, मुझे ये पता लगाना है। तो मैं यहाँ पर से पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ, सो आई कैन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो हम पता कैसे लगाएंगे? देखिए बच्चों, इसको अगर हमें पता लगाना है कि जो Q है उसका वैल्यू क्या है तो हमें इसका डायमेंशन चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है ऐसे चेक होगा, इंटीग्रेशन 0 से ∞। अगर मैं सिर्फ डायमेंशनली देख रहा हूं तो ये और ये फैक्टर कट जाएंगे, ठीक है। और अब डायमेंशन में क्या बचा? साइन क्यू आर, है ना। डायमेंशन में सिर्फ इतना बचा। अब इसका तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है क्योंकि ये तो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, लेंथ अपॉन लेंथ विल कट ईच अदर।
सो नो डायमेंशन। तो यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है, देयर इज नो डायमेंशन, है ना। सो हमारा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू, गॉट इट। आंसर समझ में आया आपको? देखो, डिड यू गॉट इट? सब क्लियर हो गया? मुझे कमेंट करके बता देना बच्चों, ठीक है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से मॉडिफाई करके नया क्वेश्चन बन सकता है। देखो, गेट में भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन आया था, गेट 2021। मैं क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा तो आप कर लेना, कर सकते हो। ये आपको करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म से पूरा हो जाएगा। आप चाहो तो इस इंटीग्रेशन को लैपलेस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हो जाएगा सूरज, कोई डाउट नहीं है। सो दैट इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। और असाइनमेंट्स में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। असाइनमेंट्स में जब मैं दूंगा सो यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, वहां आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना, बट आप लोगों को एक बार खुद से भी करने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल टेक्निक से बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द आंसर कैसे एग्जाम में आप ला सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये है आपका गेट 2021 का। आप लोग बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, करना चाहिए आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म से। लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल। यस यस यस, यू कैन इंटीग्रेट, यू कैन इंटीग्रेट। अगर आप इंटीग्रेशन भी करेंगे ना उसका, तो भी आपका क्यू का डायमेंशन वहां नहीं मिलेगा। इवन इफ यू विल इंटीग्रेट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डायमेंशन ऑफ क्यू इन दैट इंटीग्रेशन, ओके। दैट इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू, ओके। सो मे आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो थोड़ा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम, जस्ट ट्राई टू डू। गुड, प्रैक्टिस करना। मैं जो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हम जब असाइनमेंट्स देते हैं तो हम उसमें मल्टीपल मेथड से सॉल्यूशन देते हैं आपको, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्यूशन रहते हैं, तो नहीं कर लेना, ठीक है। विद्युत का आंसर आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। ओके, सो काफी बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं हमें यहाँ पर। चलो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन है, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू, ठीक है। इसे कैसे करना है, यहाँ देखो। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपको स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल दे दिया गया है और आपसे बोला है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन द इलास्टिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेटेड विथ, तो ये बोल रहे हैं कि इलास्टिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, मतलब इनको सिर्फ चाहिए है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, है ना, दे जस्ट वांट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो चलो मैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था उसे रख देता हूँ, -2 म्यू अपॉन क्यू एच नॉट स्क्वायर 0 से इंफिनिटी आर वी ऑफ आर साइन क्यू आर
डी आर। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इस पोटेंशियल की वैल्यू अंदर रख दूंगा तो ये हो जाएगा 2 म्यू यू नॉट अपॉन क्यू एच नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा आर साइन क्यू आर डी आर। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये समझ में आया आपको? मुझे कमेंट कर दें। अब मैं, क्योंकि मुझे तो सारे डायमेंशंस अलग अलग दिख रहे हैं, तो मैं डायमेंशन की मदद से भी कर सकता हूँ। नाउ आई कैन डू विद द डायमेंशनल एनालिसिस आल्सो, है ना? तो अब मैं डायमेंशनल एनालिसिस कर सकता हूँ। तो इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका कोई डायमेंशन होता है? इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। ये एक नंबर है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नो डायमेंशन। इसका डायमेंशन होता है, तो डी आर का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो डी आर का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? तो वो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ डी आर? तो देखिए, Q इक्वल टू था 2k साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, सो Q इक्वल टू था 2k की वैल्यू होती है, k वेव वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा साइन थीटा अपॉन 2। इसमें से यहाँ पर Q है और यहाँ पर है नीचे पर लेंथ। आप समझ गए? तो दैट इज नथिंग बट द आर, है ना? ये आपका आर और लेंथ एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ थीटा हो जाएगा 1 अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल यहाँ से भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। गॉट इट? समझ में आ गया? ऑप्शन ए कैसे राइट आंसर है, बिना सॉल्व किए। आप चाहो तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व भी कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, दैट विल बी द होमवर्क फॉर यू। आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई एम नॉट सॉल्विंग बिकॉज ये तो हो ही जाएगा बहुत इजी से। ठीक है, आप चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? जल्दी कमेंट कर दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन भी गिवन ही है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो गिवन। यहाँ से भी आप डायमेंशन देखोगे तो 1 अपॉन क्यू ही आ रहा है, क्योंकि क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर इज क्यू। ठीक है, ओके, गुड गुड। अब चलो बच्चों मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, पार्शियल वेव एनालिसिस, है ना? बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स में है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू दी पार्शियल वेव एनालिसिस। पार्शियल वेव एनालिसिस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ डिटेल्स में नहीं जाएंगे डेरिवेशन में। ठीक है, तो पार्शियल वेव एनालिसिस कब यूज करते हैं? जब आपका पोटेंशियल कैसा होता है? स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है। दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन योर पोटेंशियल इज स्फेरिकली साइमेट्रिक। स्फेरिकली साइमेट्रिक पोटेंशियल कौन होते हैं? स्फेरिकली साइमेट्रिक पोटेंशियल वो होते हैं जो सिर्फ आर पे डिपेंड करें या कांस्टेंट हो या जिनकी वैल्यू 0 हो, लाइक दैट। ठीक है, तो पार्शियल वेव एनालिसिस में हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? एफ ऑफ थीटा को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? सो वी फाइंड इट इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसको निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन के, आप लोगों को इसको रटना पड़ेगा। एल की वैल्यू 0, ठीक है, से इन्फिनिटी तक जा सकती है। हालांकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2l प्लस 1, ठीक है, ई आई डेल्टा एल, ई आई डेल्टा एल, ठीक है, साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा। देखो एक बार मैं और देख लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1 अपॉन के समेशन 2l प्लस 1, एल की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर आई डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा। वेरी गुड, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इट इज कम्प्लीटली राइट। तो आपको कभी भी पार्शियल वेव एनालिसिस में, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं, साइन डेल्टा एल लिखा है, सही लिखा है, साइन डेल्टा एल, साइन डेल्टा एल, ठीक है, देर इज साइन डेल्टा एल, देर इज नो स्क्वायर सूरज। ठीक है, कभी भी अगर आपको पार्शियल वेव एनालिसिस में, ठीक है, अगर बोला जाता है, अगर पार्शियल वेव एनालिसिस में अगर आपको बोला जाता है, ठीक है, कि
स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का ही यूज करना है, ठीक है। देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपसे बोलते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है तो टोटल क्रॉस सेक्शन इस केस में ऐसे निकालते हैं। देखो जब हम लोगों ने बॉर्न अप्रोक्सीमेट पढ़ा था, अगर हमसे बोलते हैं कि टोटल क्रॉस सेक्शन भी निकाल दो, अभी सब कुछ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इसमें बोलते हैं कि टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है हमें, किस वाले केस में, इस वाले केस में बॉर्न अप्रोक्सीमेट में अगर हमसे बोलते हैं कि टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है तो कैसे निकालते हैं? टोटल क्रॉस सेक्शन ऐसे निकालते हैं। एक बार आपका ये पता चल गया डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आप इसके मॉड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, साइन थीटा डी फाइव, ऐसे आप टोटल क्रॉस सेक्शन इसमें निकालते हैं। बट इस वाले केस में कैसे करते हैं? हाउ यू डू इन दिस केस? इस केस में भी वैसा करते हैं, कर सकते हैं, बट इट इज टू टीडियस टू सॉल्व दैट, है ना। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो ये होता है 4 पाई अपॉन, ठीक है, के स्क्वायर, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, समेशन एल इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर भी आता है 2l+1, ठीक है, और यहाँ होता है साइन स्क्वायर डेल्टा एल। अभी मैं सारी चीजें समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल थ्योरम। ऑप्टिकल थ्योरम, ये ऑप्टिकल थ्योरम क्या कहती है? ये ऑप्टिकल थ्योरम टोटल क्रॉस सेक्शन और देखो जब हम थीटा को 0 कर देते हैं तो क्या बनता है? फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बनता है f0। तो ये थ्योरम क्या करती है? इन दोनों को, ठीक है, यहां पर ये थ्योरम क्या करती है? इन दोनों को रिलेट करती है। तो ये थ्योरम कहती है कि 4 पाई अपॉन के एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0, ठीक है, इज इक्वल टू होता है सिग्मा टी। ये थ्योरम ये कहती है, ये थ्योरम आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है, ये डायरेक्टली आती है एग्जाम्स में, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना चीजों को, ठीक है, ध्यान समझना आपको। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जब हमारा पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है तो पार्शियल वेव से बोला जाता है, तो ऐसे निकालते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर डेल्टा एल जो आप देख रहे हो ना, ये है फेज शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड फेज शिफ्ट। अब ये फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है वो बता दूंगा। यहाँ पर आप जो पी एल देख रहे हो, ये है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज कॉल्ड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल आप सभी लोगों ने जो है पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, जैसे P0x, ठीक है, Pn0, ठीक है, Pn1 या P1x, ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। ये मैं भी आपको बता दूंगा इनकी वैल्यूज क्या होती है, एज यू डू द क्वेश्चंस विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो उनकी एक लिस्ट है, वो तो मैं आपको पीडीएफ, हमारा जो टाइप्ड पीडीएफ है ना उसमें सब डला हुआ है। हमारा जो टाइप्ड नोट्स हम आपको देते हैं ना, उसमें लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की वैल्यूज वगैरह वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिस्ट दी गई है, आप उसको वहां से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब यहाँ पर क्या करना है? अब आप सोच, अब देखो फेज शिफ्ट बता दिया, ये बता दिया कि ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर ये एल क्या है ये बताता हूँ बच्चों। दरअसल होता क्या है, जब हम लोग अब पार्शियल वेव एनालिसिस में, होता क्या है कि हम जो स्कैटरिंग पढ़ते हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है? स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है। इस केस में हमारा जो पार्टिकल होता है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल ये हो गया। अब जब आपको तो मालूम है ना, जब पार्टिकल स्फेरिकली साइमेट्रिक पोटेंशियल पर होता है, घूमता है, तो हमारा जो वेव फंक्शन होता है उसका एक रेडियल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा वाला पार्ट क्या होता है? स्फेरिकल हार्मोनिक्स। डिड यू गॉट इट? याद है आपको? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब पार्टिकल स्फेरिकली साइमेट्रिक पोटेंशियल पर घूमता है तो हम उसका वेव फंक्शन स्फेरिकल क्वांटिटी में ऐसे लिख सकते हैं, राइट? डू यू नो दैट? यहां पर भी वही है, ये जो पार्टिकल है ना, इसका जो वेव फंक्शन है वो इस रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर एल की वैल्यू जो है 0 1 2 3 इस टाइप से ले सकती है। तो जब आप ऐसे वैल्यूज लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको अलग अलग वेव्स मिलती हैं, है ना। जैसे कि आप एल को लोगे तो यहाँ पर एल के लिए एक स्टेट मिल जाएगी, जब आप एल को 1 लोगे तो एल के लिए वेव्स मिलेगी। तो एल को जब आप 1 लेते हो तो जो आपको स्टेट मिलती है उसे हम कहते हैं एस स्टेट या एस वेव, ठीक है, सॉरी 0 लेते हैं। जब हम एल को क्या करते हैं? 1 लेते हैं, तो हमें जो स्टेट मिलती है तो उसे हम एस, तो हम उसे पी स्टेट या पी वेव कहते हैं।
यहाँ पर जो अलग अलग वेव्स मिलती है इन्हीं को पार्शियल वेव्स कहा जाता है, ठीक है। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पर दूसरा फैक्ट पॉइंट था कि फेज शिफ्ट क्या होती है, व्हाट इज फेज शिफ्ट, है ना। फेज शिफ्ट बच्चों, जो फेज शिफ्ट होती है ना डेल्टा एल, वो बेसिकली एक एंगल है, ठीक है, दैट इज एन एंगल, जो कि साइन डेल्टा एल, जैसे साइन थीटा आता है ऐसे साइन डेल्टा एल आता है। इसका एक्चुअली में मकसद, इसका एक्चुअली में काम क्या है, देखो क्या होता है, जब हमारा पोटेंशियल यहाँ पर है, अगर हमारा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो ये इंसिडेंट पार्टी वेव फंक्शन यहाँ से आया, स्कैटर हो गया, स्कैटर्ड वेव फंक्शन हो गया। तो हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन और स्कैटर्ड वेव फंक्शन में कितना चेंज आया है वो फेज शिफ्ट बताती है। आर यू गेटिंग मी। तो फेज शिफ्ट का काम ये होता है, वो ये पता करना कि इंसिडेंट वेव फंक्शन और स्कैटर्ड वेव फंक्शन में कितना डेविएशन आया है ना। क्योंकि डेविएशन थोड़ा बहुत आता है, इंसिडेंट वेव फंक्शन जो है थोड़ा बहुत चेंज होकर स्कैटर्ड वेव फंक्शन में चेंज हो जाता है ना। तो कितना चेंज आया है वो किससे पता चलता है, फेज शिफ्ट से पता चलता है, ठीक है, दैट इज नोन बाय द फेज शिफ्ट। अगर फेज शिफ्ट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, है ना, पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल गया है। या अगर हम हमारा पोटेंशियल कोई 0 कर दें तो पार्टिकल सीधा आएगा, सीधा ही चला जाएगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी इंसिडेंट वेव फंक्शन रहेगा और यहाँ पर भी इंसिडेंट वेव फंक्शन रहेगा। तो ऐसे केस में तो स्कैटरिंग हुई नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा फेज शिफ्ट ही 0 हो जाएगा। क्योंकि फेज शिफ्ट ये पता लगाता है, ये मेजर करता है कि वेव फंक्शन कितना चेंज हुआ है। अगर फेज शिफ्ट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि स्कैटर्ड वेव फंक्शन इंसिडेंट वेव फंक्शन के ही जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और अगर फेज शिफ्ट की वैल्यू नॉन जीरो आती है या बड़ी आती है, तो इसका मतलब ये है कि स्कैटर्ड वेव फंक्शन मतलब इंसिडेंट वेव फंक्शन चेंज होकर कुछ स्कैटर्ड वेव फंक्शन जैसा हो गया है। गॉट इट। तो फेज शिफ्ट का जो फेज शिफ्ट इज ए मेजर हाउ द इंसिडेंट वेव फंक्शन हैज चेंज्ड आफ्टर स्कैटरिंग। ओके गॉट। या ये कह सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्कैटर्ड वेव फंक्शन एंड इंस्टेंट वेव फंक्शन। समझ में आ गया, ठीक है, मुझे थोड़ा कमेंट कर दें, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यहां तक। ओके गुड गुड गुड, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं आज आप लोगों को काफी सारे असाइनमेंट्स दूंगा जो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू सम क्वेश्चंस। आप लोग असाइनमेंट्स जरूर कर लेना बच्चों, जो मैं दूंगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके सो कौन सा क्वेश्चन लिया जाए सबसे पहले, या मिल गया। वैसे तो मैं स्कैटरिंग वाला चैप्टर लगभग 10 दिन में कंप्लीट कराता था, ठीक है, बट इस बार क्या है कि यू नो थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा समरी के रूप में पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को। बट यहाँ सारे बच्चे जानते हैं जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट थे, ठीक है, उन्हें मालूम है कि कितना डिटेल में पढ़ाया गया ठीक है। बच्चों यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी है ना, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। ओके, तो पहली बात तो यह है कि Pn1 की वैल्यू कितनी होती है। ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा, स्कैटरिंग तो आपका आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ही है, ठीक है। बाकी मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा वो आप जो है कर लेना, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उससे थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है जयोश्री बताता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, और क्या पूछ रहे हो बता बताऊँ, ठीक है। ओके समृति, ठीक है, हाँ हाँ श्योर श्योर। ओके जयोश्री, अगर मैं 10 दिन तक पढ़ाऊंगा समृति, तो फिर प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं 10 दिन तक पढ़ाया तो एग्जाम 6 तारीख को, रिवीजन कैसे करोगे, बहुत कुछ है, ठीक है। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, रिवीजन भी तो करना है आप लोगों को, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मुझे आप लोगों को पढ़ाने हैं, ठीक है। तो टाइम का शॉर्टेज होने के कारण ही एक्चुअली में हमने समरी के फॉर्म में पढ़ाया है, ठीक है, दैट्स द मेन रीजन। अगर मेरे पास 4 महीने का टाइम मिल जाता तो बात ही अलग रहती, है ना, बट 4 महीने का टाइम नहीं मिला है, तो नेक्स्ट सेशन से हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को, बट अभी तो ठीक है, ठीक है। हमेशा समय देखकर ही काम किया जाता है ना। ओके, देखो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का क्या सिस्टम है सुन लीजिए, ठीक है। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल Pn1, ठीक है,
इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस Pn1? एनीवन नो? कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Pn1? इट्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अगर अंदर 1 है सो यू विल ऑलवेज गेट 1। Pn माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है -1 की पावर n Pnx। नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा सुल्ताना, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि इस बार हम लोग जो है कुछ और भी स्पेशल भी कुछ और भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्लान्स के रिजल्ट होंगे हम आपको बता देंगे। हम 4 लोगों की जो टीम है ना, हम लोग कुछ स्पेशल प्लान्स भी बना रहे हैं, तो बताएंगे आप लोग, ठीक है। ओके सुल्ताना, ठीक है। सो जुलाई से तो नया सेशन स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए Pn माइनस एक्स इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n Pnx होता है, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूं, जैसे हम P0x लेते हैं तो P0x कितना होता है? इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। P1x कितना होता है? दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। P2x कितना होता है? 1/3, सॉरी 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 3x² - 1, ठीक है। सेम ही रहेगी जोश्री, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी सेम, ठीक है। सो बच्चों इतने फॉर्मूलेज आप लोगों को रट लेने हैं, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के एटलीस्ट इतने फॉर्मूलेज आपको रट लेने हैं। अगर ज्यादा हो तो आप P3 और P4 तक भी रट सकते हो, बट क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में उसका यूज होना नहीं है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में P3 और P4 का यूज होता नहीं है, तो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। बाकी आपका मैथमेटिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो मैथमेटिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ इतना यूज होता है, ठीक है। सो आई होप यू हैव रिटन इट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन इज एज फॉलोज, ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, वो मैंने बस लिख दिया है। ये क्वेश्चन है गेट का, और आपको सही आंसर पता लगाना है। गेट 2000, जस्ट कीप डूइंग, जिसका हो जाए मुझे बता देना। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स दूंगा बच्चों, मजा आ जाएगा आपको करने में। अगर आप सही में करोगे ना, यू विल एंजॉय। ओके, सो आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव डन इट। देखो तो ये यार बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर है वो क्या था? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये बोला है कि अगर हमारी स्कैटरिंग जो होती है वो सिर्फ पी वेव के कारण होती है ना। जो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है उसमें जो पी वेव है वो डोमिनेंट है, ठीक है। इफ द डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू द स्कैटरिंग इज फ्रॉम द पी वेव, मतलब ये हमारा टारगेट है। यहाँ से हमारी जो पार्टिकल आ रहा है इसका जो स्टेट है, ठीक है, एन एल एम। तो यहाँ जो एल है ना, इसके लिए जो 1 है, मतलब ये वाली जो स्टेट है मतलब पी वेव है, वो काफी डोमिनेंट है।
तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमारा क्या होगा? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन? तो इट्स सो इजी। तो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो हमारा फिर से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, अब पोटेंशियल तो स्फेरिकली सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है, सो इट विल बी थीटा, इट विल डिपेंड ऑन थीटा, सो 1/k, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं रटा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 2l + 1 ei डेल्टा l cos pl cos थीटा, ठीक है, और क्या था, साइन डेल्टा एल। भाई बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, इट्स ए बिग फॉर्मूला। तो इसमें से जो थीटा वाला पार्ट है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है। अब हमें बोला है कि एल इक्वस टू पी, मतलब एल इक्वस टू 1 के लिए, तो एल इक्वस टू 1 के लिए इट विल बी P1 cos थीटा, ठीक है। और P1x कितना होता है? सो P1x कितना होता है? x होता है, सो इट इज cos थीटा प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। अब हमारा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होता है? इसके बराबर होता है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। गॉट इट? समझ में आ गया सभी को? कहीं से भी डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो कभी भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं लगते हैं, ठीक है, यू विल नेवर फाइंड देम डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। गेट 2002। बच्चों बट एक चीज बताओ, अगर क्वांटम मैकेनिक्स जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना, तो एक बर्डन आपके ऊपर से भी कम हो जाएगा कि हाँ यार हमने ओवरऑल सब्जेक्ट को पढ़ लिया, ठीक है, एम आई राइट और नॉट? अगर चीजें बहुत लंबी भी हो जाती है तो थोड़ा सा वो चीज डिस्टर्बिंग भी हो जाती है, राइट? एम आई राइट? तो चीजें अगर बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाए, कोर्स खिंच जाए बहुत ज्यादा, तो वो भी थोड़ा सा वो होता है। बट ये है कि जो इंसान पहली बार क्वांटम पढ़ रहा है उसको लगेगा यार कि जल्दी कंप्लीट हो जाए तो मुझे ओवरऑल नॉलेज मिल जाए, तो मैं कम से कम एटलीस्ट अब दूसरे सब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकूं। और 3-4 महीने तक अगर वही कोर्स चलता रहेगा तो आप भी थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, है ना? तो मुझे मालूम है, बट मुझे मालूम रहता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ने का मन करता है, तो उसके के लिए मैंने असाइनमेंट्स अटैच कर दिए हैं। हमारा नेक्स्ट जब कोर्स निकलेगा तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, बट उसके लिए समय की भी जरूरत होती है ना बच्चों? राइट राइट। काफी बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है। और अब मैं बता देता हूँ उसका राइट आंसर क्या है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज नथिंग बट द ऑप्टिकल थ्योरम, है ना, जो कि कुछ नहीं है जब बल्कि ऑप्टिकल थ्योरम है। तो ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टोटल क्रॉस सेक्शन जो होता है 4π/k इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू होता है सिग्मा टी, एंड दैट्स द ऑप्टिकल थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपसे बस ये पूछा है कि करेक्ट रिलेशनशिप कौन सी है, सो इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। टोटल क्रॉस सेक्शन इसके बराबर नहीं होता है ना, ये गलत दिया है, वो ये होता है एक्चुअली में इसके इसके बराबर, ठीक है। ये गलत रिलेशन है इसमें, ये गलत दिया है, ये सही है, इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब देखो, इसको अगर डिराइव करना है, ऑप्टिकल थ्योरम को अगर आप सही में डिराइव करना चाहते हो तो इसके पीछे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना एफ ऑफ थीटा जो है इसका फॉर्मूला तो जानते हो, बड़ा सा फॉर्मूला है, इसमें ना आप एफ ऑफ थीटा को 0 कर देना और फिर क्या करना, सॉल्व करना। तो ये ऑप्टिकल थ्योरम ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यू विल ऑटोमेटिकली गेट दिस ऑप्टिकल थ्योरम। इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू कंपेयर द इमेजनरी पार्ट, यू विल गेट इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा सिग्मा टी, तो सबसे पहले एकदम से सिग्मा टी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको कुछ इतना मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट 4π/k स्क्वायर समेशन एल, सो यू विल गेट 2l + 1, गेट 2l + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। आपको कुछ सॉल्व करने पर ना इतना मिलेगा, जब आप सॉल्व करोगे और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे, इमेजिनरी पार्ट जब आप कंपेयर करोगे ना तो इतना मिलेगा।
और फिर ये आपका हो जाएगा सिग्मा टी। तो कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है, बन जाएगा। हालांकि मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, और वैसे भी ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम के दिन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम पर आप सॉल्व करें। इट इज ए रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है, उनके फॉर्मूले हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग। डेट 2016। किसी को कुछ कहना हो तो हैंड रेस कर लेना। क्या बोल रहे हो? प्लीज रेज हैंड बच्चों, अगर कहीं कोई डाउट हो तो। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसका जो भी आंसर आए मुझे बता देना बच्चों, आप लोगों का वॉट एवर द आंसर यू गेट लेट मी नो। बिट्टू, मुझे ये बता दो कि समझना क्या है, समझाना क्या है। ठीक है, वेट। हाँ जयश्री बताओ। हेलो। हाँ बोलिए जयश्री। हाँ सर, मैं बोल रही थी अगर एल इक्वल टू 2 देते हैं तो समेशन के कारण हमें एस और पी के लिए भी निकालना है या फिर बस डी के लिए ही निकालना है? अच्छा, ये पीछे वाले क्वेश्चन के लिए पूछ रहे थे क्या आप? हाँ मतलब ये सर। वाले? हाँ सर, वो बस इन्होंने हमसे बोला है एक्सप्लिसिटली पी वेव के लिए बोला है। अगर आपको एल इक्वल टू 2 बोलता है तो आप एल को 0 भी लोगे, 1 भी लोगे, 2 भी लोगे। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पी वेव के लिए ही बोला है, ठीक है। इन्होंने बोला है जो डोमिनेंट स्कैटरिंग है वो पी वेव से, मतलब एल इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है एल इक्वल टू 0 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो डोमिनेंट क्या है, पी वेव है। तो सिर्फ पी वेव के कारण ही एज्यूम करना है। गॉट इट? ओके सर, अगर ऐसे कुछ नहीं दिए होते अगर ऐसा डोमिनेंट वगैरह नहीं लिखा होता और नॉर्मली बोला जाता है, ठीक है, एल की वैल्यू 1 दे दी जाती, तो एल इक्वल टू 0 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है वो एल इक्वल टू 1 की स्टेट से आ रहा है, ठीक है। ओके सर, क्लियर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। गुड गुड। यहाँ पर क्या है, एक्सप्लिसिटली लिखा है कि पी वेव के कारण जो स्कैटरिंग होगी उसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किसके प्रोपोर्शनल पर है, ठीक है, ओके फाइन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, इसे जल्दी करें। नहीं नहीं, पॉज नहीं है। अच्छा सूरज, आपका हैंड रेज है? श्योर, लेट मी चेक। नो सूरज, नो हैंड रेज, देयर इज नो हैंड रेज फ्रॉम योर साइड। बच्चों इस क्वेश्चन को करो थोड़ा। सूरज आप लास्ट में हैंड रेज कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, यू कैन डू एट लास्ट ऑल्सो। इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए? बच्चों के आंसर आ रहे हैं, गुड गुड। चलो ठीक है, मैं भी बता देता हूँ आंसर क्या आएगा बच्चों फिर इस बार, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन, मतलब दैट इज 2 फेम्टोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सी, लेट मी जस्ट टेल यू हाउ। देखो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि अगर कंसीडर इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स इन एल इक्वल्स टू 0 स्टेट्स, ठीक है, इन एल इक्वल्स टू 0 स्टेट, इफ द करस्पॉन्डिंग फेज शिफ्ट इज डेल्टा 0, ठीक है, इज 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 90 बता रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव वेक्टर, ये इंसिडेंट वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड है के, ठीक है। देन द टोटल क्रॉस सेक्शन इज, सो व्हाट इज द टोटल क्रॉस सेक्शन? तो बच्चों ये साफ पता चल रहा है
कि ये पार्शियल वेव एनालिसिस का है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन हम पार्शियल वेव एनालिसिस में कैसे लिखते हैं, 4 पाई अपॉन k² समेशन 2l+1, ठीक है, साइन स्क्वायर डेल्टा एल, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई, के की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर रखोगे तो 2 पाई ये हो जाएगा, एल की वैल्यू 0 लेनी है तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 1, और ये हो जाएगा साइन 90 का होल स्क्वायर। तो बच्चा बच्चा जानता है कि आंसर 2 ही आएगा अब तो, है ना। सो आंसर इज गोइंग टू कम 2। सो इट्स सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन था, अब इसको करो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। सूरज आप हैंड रेस कर लेना, ठीक है, हम बता देंगे आपको। In an elastic scattering process, at an angle E, phase shift satisfy, okay, while the other phase shifts are 0, the polar angle at which the differential cross section peaks is closest to। Just do it। आंसर क्या आ रहा है बताना, ठीक है। एंगल पता लगाना है। 2 लाइन का क्वेश्चन है बच्चों। विद्युत आंसर दे दिए हैं, ठीक है, बाकी लोग भी अपने अपने आंसर दे दीजिए बच्चों, बहुत इजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज राइट, 0। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहे हैं हमसे, ठीक है, कि फेज शिफ्ट वगैरह दी गई है, ये बोल रहे हैं पोलर एंगल एट विच द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पिक्स, ठीक है। तो हमारा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, इसका मॉड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो बेसिकली, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है लिख देता हूँ, ठीक है। सो 1/k समेशन 2l+1 2l+1 ई आई डेल्टा एल साइन डेल्टा एल डी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं पोलर एंगल मतलब थीटा, ठीक है, जहां पर पीक करे। तो बच्चों बेसिकली इस पूरी क्वांटिटी की जो बेसिकली क्या कह सकते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पर ना सबसे पहले उन्होंने एक काम और करना पड़ेगा, ठीक है। एल की वैल्यू को ना 0 और 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 फेज शिफ्ट ऑलरेडी दे दी है इन्होंने, ठीक है। सो दे हैव ऑलरेडी गिवन अस 2 फेज शिफ्ट, सो आई लेट मी जस्ट राइट इट। तो ये हो जाएगा 1/k, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, के स्क्वायर को सीधे बाहर ही कर देता हूँ, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ई आई डेल्टा 0 साइन डेल्टा 0
P01 होता है, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा, जब हम 1 लेंगे तो इट विल बिकम 3EI डेल्टा 1 साइन डेल्टा 1, और P1 x होता है, सो इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यार ये देखो कि ये जो वैल्यू, ये जो है, इट इज वेन इट कैन बी मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है? ये मैक्सिमम तब हो सकता है जब हमारा कॉस थीटा क्या हो, 1 हो जाए। कब 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 हो सकता है मैक्सिमम? जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, व्हेन कॉस थीटा टेंड्स टू मैक्सिमम। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और वो होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख सकते हो आंसर इज दिस, ठीक है। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को बच्चों? मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलो, अब तो चीजें यहां तक समझ में आ गई हैं आप लोगों को, ठीक है। अपन अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पर जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, और ये है, ठीक है, दिस टॉपिक इज सिंपली द स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। सो विल जस्ट टेल यू, ओके, वेट फॉर ए वाइल। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल में प्रॉब्लम क्या है पहले ही समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक प्रोटॉन यहां से आ रहा है और एक प्रोटॉन यहां से आ रहा है, और ये दोनों प्रोटॉन टकराए, और एक प्रोटॉन चला गया यहाँ और एक प्रोटॉन चला गया यहाँ। अब आप नहीं बता पाओगे कि कहाँ कौन सा प्रोटॉन चला गया, ठीक है, कहाँ कौन सा प्रोटॉन चला गया, अब आपको नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल एंड दे आर इनडिस्टिंग्विशिबल। सो देयर इज ए साइमेट्री, है ना, क्योंकि ये पार्टिकल आइडेंटिकल हैं और इनडिस्टिंग्विशिबल है। तो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स जब होते हैं, ठीक है, जब पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशिबल होते हैं, तो उनका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे लिखना है, ये हमें समझना है। सो हाउ टू राइट द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन दिस केस, ठीक है। सो मैं बताता हूं बच्चों कैसे आप इस केस में लिखेंगे, हाउ यू हैव टू राइट इट। वन सेकेंड, wait, my screen is not working. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैं जो बोलूंगा थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है। देखो, दो इलेक्ट्रॉन का भी कोलिजन हो सकता है, दो प्रोटॉन का भी कोलिजन हो सकता है, जैसे इनका कोलिजन हो गया, या हो सकता है कि दो प्रोटॉन का कोलिजन हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो जाए। मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स का कोलिजन होता है या स्कैटरिंग होती है, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है ना। सो व्हाट इज द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, इसे कैसे लिखा जाना है। देखिए, यहाँ देखो, समझो। देखो, हमने आपको बताया था कि जो हमारा फर्मियोनिक सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें जो हमारा फर्मियोनिक सिस्टम होता है, इसमें हमारा टोटल वेव फंक्शन क्या होता है, एंटी साइमेट्रिक होता है। ये दो तरीके से हो सकता है ना, इट कैन बी इन टू वेज। अगर स्पिन स्टेट जो है वो एंटी साइमेट्रिक है तो स्पेस स्टेट साइमेट्रिक होती है, और अगर स्पिन स्टेट साइमेट्रिक हो तो स्पेस स्टेट एंटी साइमेट्रिक होती है ना, आपको याद होगा। बोसोनिक केस में हमने आपको क्या बताया था, बोसोनिक सिस्टम में जहां सारे पार्टिकल्स बोसोन होते हैं, टोटल वेव फंक्शन क्या होता है आपका, साइमेट्रिक होता है। और ये कैसे हो सकता है, अगर आपका ये एंटी साइमेट्रिक है तो इसको भी एंटी होना पड़ेगा, ठीक है, और अगर ये साइमेट्रिक है तो ये भी साइमेट्रिक होना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, राइट? एम आई राइट? दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दें। ये चीज तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, राइट? ओके फाइन। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आपका जो टोटल वेव फंक्शन है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक तो इसका स्पेस स्टेट होता है और दूसरा होता है स्पिन स्टेट। अब हम जब
हमें जब क्रॉस सेक्शन लिखना होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग हमेशा किसको देखते हैं? इसको देखते हैं। तो अगर हमारा स्पेस स्टेट जो है साइमेट्रिक होता है, तो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होता है वो होता है साइमेट्रिक। सो इट इज लाइक दिस, इट इज रिटन लाइक दिस। अब इसे एफ ऑफ थीटा का मॉड स्क्वायर नहीं लिखते हैं, बल्कि ऐसा लिखते हैं। गॉट इट? और अगर आपका स्पेस स्टेट एंटी साइमेट्रिक होता है, तो आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला बन जाता है ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। समझ में आया? ठीक है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के समय कैसे लिखते हैं। तो आपको हमेशा स्पेस स्टेट देखनी है, और आप स्पेस स्टेट देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि वो साइमेट्रिक है या एंटी साइमेट्रिक। अगर वो साइमेट्रिक है तो आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऐसा हो जाएगा, और अगर वो एंटी साइमेट्रिक होगा तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऐसे लिखा जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, आई जस्ट मेड ए मिस्टेक। ठीक है, क्लियर टू ऑल? अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम गिविंग ए क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। ये एक क्वेश्चन गेट में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, गेट में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। मैं हालांकि आपको एक मस्त क्वेश्चन दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस की समरी अपने आप हो जाएगी। तो क्वेश्चन इज एज फॉलोज। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स देने वाला हूँ बच्चों, और नेक्स्ट क्लास हमारी ना रिलेटिविटी पर होगी, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पर। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है, देखो इन्होंने बोला है टेक द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बोल रहे हैं चलो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन एज्यूम कर लो। नाउ कंसीडर द स्कैटरिंग ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, दोनों का स्पिन 1 है, ठीक है, दोनों का मास भी सेम है, और आपका पोटेंशियल भी ये है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे लिखा जाएगा? सो हाउ द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विल बी रिटन लाइक? दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ओके। ओके बच्चों, वेरी गुड, कीप डूइंग।
ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आंसर क्या है बच्चों, आज मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ, ठीक है। सो डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि स्कैटरिंग आज खत्म ही कर देंगे, ठीक है। ओके तो ये जो है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हाउ इज दिस राइट आंसर, लेट मी जस्ट टेल यू। देखिए आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था जो टोटल स्पिन होता है उसमें साइमेट्रिक और एंटी साइमेट्रिक कैसे पता करते हैं। सो S1 इक्वल टू 1 है और S2 इक्वल टू क्या है, 1 है। आपको याद है अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 1 और 0 मिलेगा। तो मैं S इक्वल टू जब 2 लूंगा तो मुझे स्टेट्स जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, 2 0 2 प्लस माइनस 1, ठीक है, एंड 2 प्लस माइनस 2। ये जितनी भी स्टेट्स मुझे यहाँ दिख रही है सभी स्टेट्स कैसी हैं, साइमेट्रिक हैं। ये सारी स्टेट, सारी की सारी स्टेट साइमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट इज ऑलवेज साइमेट्रिक। याद है आपको विद्युत और सभी लोगों को, लार्जेस्ट इज, विद्युत ने पूछा भी था लार्जेस्ट इज, एक बार मुझे डाउट में पूछा था, लार्जेस्ट इज ऑलवेज साइमेट्रिक, लार्जेस्ट इज ऑलवेज साइमेट्रिक, ठीक है, याद है, ठीक है, गुड। इसके बाद हमारा आएगा एस इक्व टू, से एस इक्व टू 2 था, जब हम एस इक्व टू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा ये मिलेगा 2, सॉरी इट वी विल गेट 1 0 एंड वी विल गेट 1 प्लस माइनस 1। ये वाला इसका एडजेंट क्या होगा, एंटी साइमेट्रिक होगा। और इसके बाद जब हम एस को 0 लेंगे तो एस एम हमारा हो जाएगा 0 0। सो इट इज व्हाट, इट इज साइमेट्रिक। अब बच्चों देखो, इन दिस केस मुझे जब टोटल वेव फंक्शन तो मेरा साइमेट्रिक ही रहेगा। इस केस में मेरा स्पिन क्या हो गया है, स्पिन साइमेट्रिक है तो स्पेस कैसा है, एंटी है, ठीक है, स्पेस कैसा है, एंटी है। इस केस में हमारा स्पिन एंटी है तो स्पेस कैसा है, साइमेट्रिक है। इस वाले केस में हमारा स्पिन साइमेट्रिक है तो स्पेस कैसा होगा, एंटी होगा। हमें देखना पड़ता है ये वाला। तो इस वाले केस में हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या है, इन दिस केस अवर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज डी सिग्मा ए अपॉन डी ओमेगा। इस केस में हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कितना होगा, डी सिग्मा एस अपॉन डी ओमेगा। गॉट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ आई एम राइटिंग इट। इस वाले केस में हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कितना होगा, डी सिग्मा ए अपॉन डी ओमेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब देखो मेरे पास अगर टोटल स्टेट्स देखूं तो टोटल स्टेट्स मेरे पास कितनी है, 1 5 3 8 और 1 9। तो 9 स्टेट्स है टोटल, टोटल स्टेट्स 9 टोटल स्टेट्स। तो 9 टोटल स्टेट्स में से इसके पास कितनी है, 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन 9। इसके पास 3 है, ये हो जाएगा 3 अपॉन 9, और इसके पास 1 है, सो दैट इज 1 अपॉन 9। अब देखो फाइनली डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमारा, फाइनल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमारा हो जाएगा 5 अपॉन 9 डी सिग्मा ए अपॉन डी ओमेगा प्लस 3 अपॉन 9 डी सिग्मा एस अपॉन डी ओमेगा प्लस 1 अपॉन 9 डी सिग्मा ए अपॉन डी ओमेगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आपका हो जाएगा 6 अपॉन 9 डी ओमेगा अपॉन दिस, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 1/3। क्लियर हो गया विद्युत, ओके ठीक है। सो इट विल बिकम 2/3 डी सिग्मा ए अपॉन डी ओमेगा प्लस 1/3 डी सिग्मा एस अपॉन डी ओमेगा। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर टू यू, जस्ट चेक इट, ठीक है। मेरे हाथ कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, एक बार मैं चेक कर लूं बच्चों, लेट मी चेक। सिग्मा एस में मेरे को लग रहा है मेरे हाथ मिस्टेक हो गई है। सो सर हाँ, 1 सेकेंड आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक समवेयर। ओ
लेट मी चेक, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया है। बच्चों गलती हो गई बड़ी वाली, ठीक है। ये आपको मालूम है हमने क्या गलती की है, ये बोसोनिक सिस्टम है। तो यहाँ पर ना, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये गलती हो गई ना, बोसोनिक सिस्टम है ना, टोटल वेव फंक्शन, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सॉरी बच्चों, ठीक है, सो आर यू गेटिंग मी? आप समझ में आया? समझ गए ना? ओके, ठीक है, सिग्मा एस, सिग्मा ए, सिग्मा एस, ठीक है। डिड यू गॉट इट? अब कुछ बड़ी गलती नहीं, हम सुधार लेंगे जो गलती हुई है, जस्ट करेक्ट इट। ठीक है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। सिग्मा एस, सिग्मा ए, सिग्मा एस, सिग्मा एस, सिग्मा ए, सिग्मा एस, सिग्मा ए। सर ये दरअसल वो है ना, हमारा बोसोनिक सिस्टम है ना, वो टोटल वेव फंक्शन साइमेट्रिक तभी हो सकता है ना जब दोनों साइमेट्रिक हों या दोनों एंटी साइमेट्रिक हों। हमें सबसे पहले स्पिन स्टेट को देखना पड़ता है कि स्पिन स्टेट अगर साइमेट्रिक है तो स्पेस स्टेट भी साइमेट्रिक होगा। गॉट इट बच्चों? अब देखो ऑप्शन ए आ गया है, अब ऑप्शन ए मैच कर रहा है, देख लिया आपने? नाउ ऑप्शन ए इज मैचिंग, यू कैन सी दैट नाउ। गॉट इट? सभी को समझ में आ गया कैसे किया गया है? एवरीवन अंडरस्टूड? मुझे बता देना बच्चों। हाँ, जो भी डाउट है पूछ लो, कोई बात नहीं। इफ यू हैव डाउट्स प्लीज आस्क टू मी। अभी एक छोटा सा टॉपिक बचा है, तो अभी कोई जाएगा नहीं, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ठीक है, सो डोंट गो एनीवेयर। समृति, इसी से रिलेटेड डाउट हो तो पूछ लो, फिर नहीं तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आप लोग को पढ़ानी है। ओके, हाँ बताओ समृति। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर 1 मिनट, क्वेश्चन स्लाइड दिखाना। ये देख लीजिए। सर जो आपने मेथड से हमें क्वेश्चन करवाया वो तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोर्न अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ था ना, ये सिर्फ भटकाने के लिए लिखा है, और सर जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो भी भटकाने के लिए। अगर आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी जितना क्वेश्चन में देखा दिया था वो तो इतना ही है। अब देखो, अब आपको यहाँ तक तो आपने कर लिया, ठीक है। जी अब सर। अगर आपको इसके आगे और सॉल्व करना है, अब आपको निकालना है डी सिग्मा एस अपॉन डी ओमेगा, तो अब तो आपको ये करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर इसको अब करना है तो अब आपको या बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा, और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए पोटेंशियल की भी जरूरत पड़ेगी। गॉट इट? ओके सर। अंडरस्टूड दिस? तो ये दरअसल ऐसा है, ठीक है। सर जनरली हमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा वो तो हम ऐसे ही करेंगे ना, जैसे हाँ आपने हमें समझाया है। हाँ, जैसे जो क्वेश्चन अभी फिलहाल में दिया था वो तो ऐसा है, देखो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। सो इट विल बी फाउंड इन द फॉलोइंग। ठीक है सर। ओके, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट्स? और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि बच्चों को जहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर जो है पोटेंशियल, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि पोटेंशियल हमारा स्फेरिकली साइमेट्रिक है, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल स्फेरिकली साइमेट्रिक है, सो इट इज लाइक दिस। तो हम इसकी वजह से सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ थीटा निकालेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन माइनस 2 म्यू अपॉन क्यू एच नॉट स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, आर वी ऑफ आर, ठीक है, ओके, साइन क्यू आर। समृद्धि देख लेना, ठीक है, मैं आप ही का डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखो ये आप यहाँ पर पुट कर देना,
ठीक है, ये यहाँ पुट कर दोगे और सॉल्व कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, है ना, ये डिटरमाइन हो जाएगा। फिर आप इसके बाद क्या करोगे, एफ पाई माइनस थीटा भी डिटरमाइन कर लेना, है ना, ये भी डिटरमाइन हो जाएगा। फिर आपका सिग्मा एस अपॉन डी ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये अलग हो जाएगा, डी सिग्मा ए अपॉन डी ओमेगा, ये भी निकल आएगा। ठीक है, ये दोनों जब निकल आएंगे तो इन दोनों की वैल्यूज आप यहाँ पर प्लग कर देना। अब समझ में आ गया कि वो एक्चुअली में करना क्या है, तो व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू। हालांकि मैंने उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि उतना लेंथी तो बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने इसलिए शॉर्ट में ही क्वेश्चन को छोटा सा करके समझा दिया कि कैसे करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, बस 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, डोंट वरी एंड डोंट गो एनीवेयर। देखिए, हाउ टू फाइंड फेज शिफ्ट, हाउ टू फाइंड फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, फेज शिफ्ट को कैसे फाइंड किया जाता है। तो फेज शिफ्ट को फाइंड करने के लिए बच्चों हमें रेडियल इक्वेशन यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको फेज शिफ्ट करना है, याद निकालना सीखना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियल इक्वेशन। सी, ये आपका टारगेट है। ठीक है, मैं शॉर्ट में जल्दी समझा देता हूँ कि फेज शिफ्ट कैसे निकालता हूँ, और एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, देखो यहां से जो पार्टिकल आता है, ठीक है, इसका हम रेडियल पॉइंट देखते हैं। क्या बोल देखते हैं, रेडियल। तो रेडियल फंक्शन ये हो गया, रेडियल वेव फंक्शन ये है पार्टिकल का। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर है, तो पोटेंशियल यहाँ पर 0 है। ठीक है, और आप मान सकते हैं कि दिस इज एट आर इक्वल्स टू टेंड्स टू इन्फिनिटी पोजीशन पर है ये। ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, इतनी है। जब पार्टिकल यहाँ पर आता है तो ये क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो ये हो गया आर एस सी, स्कैटर्ड रेडियल फंक्शन। ठीक है, ओके। और बहुत दूर जाने पर यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये भी वो पॉइंट है जहां आर इन्फिनिटी है। अब पॉइंट ये आता है कि हाउ टू डिटरमाइन द, ठीक है, फेज शिफ्ट। अब फेज शिफ्ट को कैसे डिटरमाइन करें। हमें मालूम है कि जो फेज शिफ्ट है वो इस बात का मेजर है कि इंसिडेंट और रेडियल फंक्शन में कितना डिफरेंस आया है, इस बात का मेजर होता है फेज शिफ्ट। तो ये जो फेज शिफ्ट होती है इसे डिटरमाइन करें कैसे। तो फेज शिफ्ट को डिटरमाइन करने के लिए दरअसल हमें सॉल्व करना पड़ता है रेडियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेडियल इक्वेशन। तो मैं यहाँ रेडियल इक्वेशन लिख देता हूँ। रेडियल इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 3D क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि रेडियल इक्वेशन क्या होता है। तो हम आपको यहाँ लिखकर बता देते हैं, दिस इज द रेडियल इक्वेशन। आप अपनी नोट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो आर, दिस इज द रेडियल फंक्शन। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 2m/h0²। ठीक है, ओके। सो दिस इज द समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड। आपने ये जो है ना, u इक्वल्स टू है आर एफ आर एफ, तो ये है आर एफ। ठीक है, तो ये एक्चुअली में u लिखा हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली हमारा फेज शिफ्ट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। फेज शिफ्ट हमारा तब डिटरमाइन करते हैं जब पार्टिकल स्कैटर हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी पर, है ना, एट इन्फिनिटी व्हाट इज द सिचुएशन। तो हम इस पूरे इक्वेशन में r टेंड्स टू इन्फिनिटी की कंडीशन इंपोज कर देते हैं, और r टेंड्स टू इन्फिनिटी इंपोज करने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल सिंपली गोज टू 0। तो यही पूरा इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है, d2/d(r²), ठीक है, प्लस k²। जब हमारा r इन्फिनिटी होगा तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, है ना, दैट फैक्टर विल जस्ट गो टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा r, रेडियल फंक्शन है ये, कैपिटल R। ये वाला जो फैक्टर है ये भी 0 हो जाएगा, है ना, आप समझ रहे हो। ये वाला जो पोटेंशियल है ये भी 0 हो गया है ना, दिस हैज आल्सो गॉन टू 0, दिस हैज आल्सो गॉन टू 0। तो ये हो जाएगा इतना। तो ये हमको यहाँ पर मिल गया, है ना। तो ये फाइनली इतना बड़ा रेडियल इक्वेशन किस में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, है ना। यहाँ पर जो k है वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है, और वो इस तरह से रिलेटेड रहता है एनर्जी के साथ। k² इक्वल टू होता है 2me/h0²। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल।
क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर फ्री होता है, एट जीरो पोटेंशियल पार्टिकल इज फ्री, ठीक है। सो दैट इज द वेव नंबर ऑफ द फ्री पार्टिकल, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि फेज शिफ्ट अभी भी कहाँ है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि फेज शिफ्ट को कैसे डिटरमाइन करें। बच्चों देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आप इसे आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट सॉल्व इट इजली। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ये, देयर इज ए कांस्टेंट ए, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट सी, ये होता है साइन के आर माइनस एल पाई अपॉन 2, ठीक है, प्लस डेल्टा एल अपॉन के आर, और ये सॉल्यूशन है एट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, है ना। मैं लिख देता हूं, ऊपर हम ऑलरेडी कंडीशन यूज कर चुके हैं। अब मैंने तो आपको बता दिया कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको रेडियल फंक्शन इतना मिलता है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप एग्जाम में तुरंत इसे सॉल्व निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, यू कांट फाइंड डायरेक्टली, क्योंकि ये जो है ना स्फेरिकल बेसेल फंक्शन और न्यूमैन फंक्शन से बनता है ना। इट इज मेड फ्रॉम द स्फेरिकल बेसेल फंक्शन एंड न्यूमैन फंक्शन, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो इतना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, अब हम इसके आगे फेज शिफ्ट कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हमें जब फेज शिफ्ट निकालना होता है तो हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने से हमें मिलता है फेज शिफ्ट, ठीक है। ओके, डिड यू गॉट इट? आप चाहो तो प्रोसीजर लिख लो, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट द प्रोसीजर आल्सो। मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको इस पर, ठीक है, आई विल जस्ट मेक यू डू ए क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। आप इस पूरी मेथड को नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेट्स डू ए क्वेश्चन आल्सो, ठीक है, सो दैट विल मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। नोट कर लिया? बाकी बच्चे भी नोट कर लें जल्दी से। नोट कर लिया, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स में रहेंगे, तो असाइनमेंट से करते रहना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ करा देता हूँ, ठीक है, ये दो, इसे करो। जस्ट ट्राई टू। इसमें आपसे ये बोला गया है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, कंसीडर द स्कैटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर। तो एक पार्टिकल है जो कि इस हार्ड स्फीयर से स्कैटर हो रहा होगा ऐसे, ठीक है। अंदर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, बाहर पोटेंशियल जीरो है। आपको पता लगाना है कि अगर लो एनर्जी है तो हमारी लोवेस्ट फेज शिफ्ट कितनी होगी। सो व्हाट विल बी द लोवेस्ट फेज शिफ्ट इन लो एनर्जी? ओके विद्युत, ठीक है, और बाकी लोग भी डिटरमाइन करने की कोशिश करो, बाकी लोग भी ट्राई करो। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है बस, दैट्स इट, 2 या 3 लाइन का है ये। ज्यादा हो तो मैं एक हिंट देता हूँ, लो एनर्जी में आपका एल जीरो लेना है, ठीक है, टेक एल इक्वल टू जीरो फॉर लो एनर्जीज। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है माइनस के है, ठीक है। चलो बताता हूं मैं आपको कैसे करना है, सीख देखो यहाँ पर, प्लीज जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, ओके। देखो
हमें क्या निकालना है, फेज शिफ्ट। अभी आपको मैंने बताया था फेज शिफ्ट कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं, है ना, d2/dr² प्लस k² r दिस द रेडियल फंक्शन इक्वल टू 0। यहाँ हमारा e जो है दैट इज इक्वल टू h0² k²/2m। ठीक है, ओके। देखो इसका जो सॉल्यूशन था वो मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या होता है, a साइन, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इसको रटना है, ठीक है, KR माइनस L पाई अपॉन 2 प्लस डेल्टा L अपॉन KR। ठीक है, देखो अब अगर मैं लो एनर्जी की बात करूं तो लो एनर्जी में हम क्या करते हैं, हमारी लो एनर्जी में हमारी जो एनर्जी होती है, लो एनर्जी में हम L को क्या कर देते हैं, 0 करते हैं। वी जस्ट पुट L इक्वल टू 0 इन केस ऑफ लो एनर्जी। वो मैंने आपको हिंट पहले ही बताई थी कि अगर हम लो एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू पुट L इक्वल टू 0। ठीक है, एल को सबसे लोवेस्ट लेना है अगर आपको लो एनर्जी पर लो एनर्जी निकालनी है तो। ठीक है, ओके। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि के कहीं ना कहीं एन से जुड़ा होता है और एन कहीं ना कहीं एल से जुड़ा होता है। अगर एल की वैल्यू लोवेस्ट होगी तो एन की भी लोवेस्ट हो सकती है और के की भी लोवेस्ट हो सकती है। ठीक है, ओके। तो अब देखो आगे यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा रेडियल फंक्शन हो जाएगा ए अपॉन के आर, ठीक है, साइन ए आर प्लस डेल्टा एल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब हम लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। तो हमारा जो ये दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया, ये वेल है। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो पोटेंशियल तो इन्फिनिटी है इस पॉइंट पर, तो वेव फंक्शन तो 0 हो जाएगा। ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो एट r इक्वल टू आर पर, एट r इक्वल टू आर पर रेडियल फंक्शन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रेडियस कितना दिया है, a दिया है ना, तो r इक्वल टू आप a कर लो। ठीक है, सो r इक्वल टू क्या करोगे, a कर लोगे। ठीक है, ओके, सो सी हियर, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है, सो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज। तो ये रेडियल फंक्शन 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, a अपॉन के ए साइन, ठीक है, के ए प्लस डेल्टा एल। अब ये क्या बचा, साइन के ए प्लस डेल्टा एल इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन 0, और इसका मतलब हो जाएगा के ए प्लस डेल्टा एल इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डेल्टा एल इक्वल टू माइनस के ए। आ गया समझो बच्चों आप लोगों को आंसर कैसे आया है। ठीक है, तो तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे लो एनर्जी है, हाई एनर्जी है, व्हाट इट इज। ठीक है, उसके बाद आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया, सभी को क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो असाइनमेंट्स में आप लोगों को आज क्वेश्चंस मिलेंगे, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आप लोगों को जो याद रखने हैं। ठीक है, दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो याद रखने, लास्ट है एकदम लास्ट, इसके बाद क्लास खत्म है ना। फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास इस एक्चुअली में हमारे पास एक हार्ड स्फीयर, एक्चुअली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, हार्ड, ठीक है, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग। हार्ड स्फीयर बच्चों क्या होता है, हार्ड स्फीयर वो होता है जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है ना, जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा और बाहर कुछ भी ना हो, इतना हार्ड कि उसे कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसका हम रेडियस क्या मानते हैं, ए मानते हैं। अब जब पार्टिकल यहां से आते हैं तो बहुत सारे केसेस होते हैं, एक तो होता है लो एनर्जी, एक तो अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी लो होती है तो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है ना। एक तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि अगर हाई एनर्जी लो होती है तो हमारा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो कितना होगा लो एनर्जी पर। तो किसी को पता है क्या बच्चों, लो एनर्जी पर हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कितना होता है। किसी ने इसके पहले पढ़ा है इसके बारे में, सिग्मा टी इट इज इक्वल टू होता है 4 पाई a² ठीक है, अगर आप हाई एनर्जी में जाते हैं, हाई एनर्जी, अगर हमारी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी हाई होती है, ठीक है, तो हमारा जो टोटल क्रॉस सेक्शन होता है ना 2 पाई a² होता है।
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और तीसरा है कि क्लासिकल क्रॉस सेक्शन अगर आपसे पूछते हैं तो क्लासिकल क्रॉस सेक्शन कितना होता है, सो दैट इज इक्वल टू होता है पाई ए स्क्वायर। तो ध्यान रखना कि लो एनर्जी पर आपका टोटल क्रॉस सेक्शन होता है 4 टाइम्स द क्लासिकल क्रॉस सेक्शन, हाई एनर्जी पर इट इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स द क्लासिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से हैं बच्चों। ठीक है, बाकी अब आज की क्लास यहीं खत्म होती है, आप लोग असाइनमेंट्स कर लेना, उससे आप लोगों का और नॉलेज बढ़ेगा। मेरे पास अगर एग्जाम नहीं होता तो मैं आपको और डिटेल में चीजें पढ़ाता, ठीक है, बट फिलहाल हम लोग को यहाँ रुकना पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पर, और उसके बाद आपकी क्वांटम मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी। कुछ के बाद मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स आपको 1-2 क्लासेस और ले लूंगा, जिससे आपका थोड़ा बूस्ट अप हो जाएगा। ठीक है, साथ ही पर बच्चों मैंने एक कोर्स जो बनाया था 20 रुपीज का, ठीक है, वो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डाल दिए हैं, नेट गेट जेस्ट के लास्ट के 3 साल के, तो उन्हें प्रैक्टिस जरूर कर लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस डोंट गो। ठीक है, बिना प्रैक्टिस रिसेंट ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना अगर आप एग्जाम देने जाओगे नेट का तो आपको नुकसान हो सकता है। कल छुट्टी है, नेक्स्ट डे। ठीक है, अब आपका 2 दिन और बचा है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, खत्म हो जाएगा। हाँ सूरज बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलो सूरज। नमस्ते सर। सर आपने बताया कि उसमें समेसन लेते हैं जब मेरा पीबीएफ जा रहा है या फिर डीबीएफ में जा रहे हैं, तो अगर डोमिनेटिंग नहीं दिया हुआ है तो समेसन लेते हैं, क्या नहीं और कुछ? हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। नहीं सर, हमने अभी कहीं एक क्वेश्चन देखा था, पता नहीं वो शायद गेट का प्रीवियस ईयर होगा या फिर आईएफएस या कहीं दिया था वो क्वेश्चन, उसमें सर डोमिनेटिंग नहीं था, बट उसमें सीधा ये था पीबीएफ के लिए इसे पूछ दिया था, तो वहाँ डायरेक्ट एल इक्वल टू मैं बता देता हूँ सूरज, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर क्वेश्चन में बोला है कि एक पर्टिकुलर वेव के लिए ही आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन देखना है, तो इन दैट केस आप उसी के लिए ही देखेंगे, इवन यस डोमिनेंट सर, नहीं भी यस लिखा हुआ है तो। और अगर हाँ डोमिनेंट लिखा भी हुआ है तो फिर भी उसी के लिए देखेंगे। बट अगर आपसे ऐसा कुछ बोला नहीं है, आपसे बोलता है कि फेज शिफ्ट 0, फेज शिफ्ट 1, फेज शिफ्ट 2 इतना तक एग्जिस्ट करता है, इसके आगे की फेज शिफ्ट 0 बोल देता है, तो फिर आप 1 2 3 0 1 2 सब तीनों ले का लो, लेंगे। तीनों का ले लो। हाँ हाँ, ठीक है, अब बोलता है यही उसके मैं भी आगे बोल रहा था। आगे नहीं लेना है तो मत लो। बट अगर आपसे कभी एक्सप्लिसिटली बोल देता है कि एक पर्टिकुलर के लिए ही लेना है, ठीक है, तो फिर तो हाँ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर एस भी लेते हो, पी भी लेते हो, तो कॉस थीटा की फिर अलग अलग वैल्यूज आएंगी ना, फिर कॉस की पावर 0 भी आएगी, हम्म। कॉस की पावर 2 भी आएगी, तो फिर वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं है उस केस में, तो है ना। यस ठीक है सूरज। सर, हाँ मैंने ओके। देखा था, वो समय सा नहीं था, इसीलिए मैं सोचा हाँ जो मैं ओके। डायरेक्ट ही बोलूँ। ओके सर। और सर, समृद्धि, हाँ एक सेकंड सूरज, समृद्धि का एक डाउट है, बता दो। समृद्धि, मैंने ना 2021, 2022 और 2023 के क्वांटम क्लासिकल के सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, नेट गेट और जैम के। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। 21, 22, 23 आज ही किया है मैंने। ठीक है, मैं और भी कर दूंगा, जेस्ट के भी कर दूंगा और टीफर के भी कर दूंगा 21 तक के। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस करके जाओगे ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। इट्स नॉट अबाउट मनी। 20 रुपए का कोर्स, आपको मालूम है कोई कोर्स नहीं होता, वो बस नाम मात्र के लिए हमने रख दिया है कि एटलीस्ट फ्री ना हो, एटलीस्ट लोग उसकी वैल्यू करें थोड़ा। ठीक है, दैट्स द मेन रीजन। ठीक है, क्योंकि जो चीज फ्री हो जाती है कंप्लीटली तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। ठीक है, हाँ सूरज बोलो। सर वो नंबर ऑफ नोट्स जो मुझे निकालना होता है n-l-1 इक्वल टू 0 होता है ना? हाइड्रोजन एटम में, हाँ हाँ हाइड्रोजन एटम में जो अपन नंबर ऑफ नोट्स निकालते हैं, 1 सेकेंड, या हाइड्रोजन एटम में जो रेडियल फंक्शन होता है उसमें n-l-1 होता है, राइट। इक्वल टू 0, हाँ नहीं, n-l कुछ इक्वल टू 1 जीरो इक्वल नहीं टू, होता है, ये नोट्स हाँ होते हैं। नोट्स होता है ये सर। हम्म, कल एक क्वेश्चन मिला था मुझे, उसमें इक्वल टू 2 पुट किया हुआ था। नहीं नहीं, वो रीजन उसमें नोट्स इक्वल टू 2 हो रहे होंगे इन दैट केस, तो इसने कुछ और सॉल्व करे होंगे उन्होंने। ठीक है ठीक है, सर, मेरा कोई डाउट नहीं है, आज मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, बाय, टेक केयर।